मैं डॉक्टर दीपमाला IFPS द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 528वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर प्रत्युष अंशुमान। इन्होंने MDS किया मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। वर्तमान में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बीटा में ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनका आज का विषय है मैक्सोफेशियल सर्जरी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। डॉक्टर प्रत्युष अंशुमान, आपका IFPS मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रत्युष अंशुमान मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एक्चुअली होता क्या है। ये टर्म जो है हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में बहुत प्रचलित नहीं है, तो जस्ट मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए एंड आई विल स्टार्ट। ये हो रहा है? ठीक है, कहाँ से स्लाइड शो? इसमें वो नहीं दिखेगा हमको नेक्स्ट स्लाइड का। यहाँ से करिएगा फिर माउस आगे हम दिख रहा है। हाँ, नमस्कार। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बेसिकली चेहरे की सर्जरी होती है। मैक्सिलोफेशियल का मतलब ही होता है चेहरा। चेहरा यानी कि बालों से लेके गर्दन तक। इसको सिंपल भाषा में हम लोग हेड एंड नेक सर्जरी भी बोल सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जरी जो इस क्षेत्र में, इस एरिया में हो, उसको हम लोग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी बोलते हैं। अब मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्योंकि एक क्षेत्र के है, तो ये एक एरिया स्पेसिफाइड स्पेशलाइजेशन है। ये ऑर्गन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऑर्गन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है जैसे एक ऑर्थोपेडिशियन है, वो हड्डियों की ट्रीटमेंट में रहते हैं। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो पेट के ट्रीटमेंट पे रहते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, वो आंखों की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन ये एरिया का है, एक एरिया है हेड एंड नेक, और इसमें जो कुछ भी है उसका ट्रीटमेंट करना वो हमारा काम होता है। ये इसलिए होता है सो दैट चेहरा जो है वो आपकी आइडेंटिटी बता रहा होता है, और आइडेंटिटी बहुत जरूरी होती है सोसाइटी के लिए। तो इस चेहरे पे, आपकी आइडेंटिटी पे कम से कम कोई भी निशान, अलग सा चोट चपेट, दिस दैट, कुछ भी, कोई भी कट ऐसा लगे कि आपकी आइडेंटिटी में कोई खास चेंजेस ना आए, इसके लिए ये एरिया स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन बनाया गया है। आज हम लोग जो कुछ केसेस करते हैं उसके बारे में कुछ बताते हुए और कुछ केस प्रेजेंटेशंस करने वाला हूं। जस्ट देखते जाते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक वर्क हम लोग क्या कर सकते हैं। ये बेसिक से दूर तक जाता है। तो स्टार्टिंग विथ पेन, हम लोग अलग अलग तरह के पेन को ठीक करते हैं। अब जब हम लोग एरिया स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन आंखों का अभी भी सर्जरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करेंगे, और कान के अंदर या गले के बिल्कुल अंदर लैरिंक्स वगैरह की सर्जरी ये नहीं करेंगे। लेकिन जो भी बाहर है बचा हुआ क्षेत्र, वो हम लोग करते हैं। तो कमिंग ऑन टू पेन, तो अलग अलग तरह का पेन होता है। जैसे साइनस का पेन हो गया, टेंशन के कारण हेडेक हो गया, माइग्रेन्स हो गए, क्लस्टर हेडेक हो गया। ये सारे के सारे पेन्स जो है वो हम लोग डील करते हैं।
हेडेक के साथ साथ चेहरे पे और भी तरह के पेन होते हैं, जैसे ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया हो गया ना। ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया आप लोगों ने सुना होगा, कुछ साल पहले सलमान खान ने इसकी सर्जरी करवाई थी, तब से थोड़ा ज्यादा प्रचलित हो गया। अब सलमान खान ने इसकी सर्जरी करवाई थी, तो इसमें क्या होता है कि ट्राइजेमाइनल नर्व जो होता है, जो चेहरे को सप्लाई करता है, कई बार वहां पे डैमेज हो जाता है और पेन बहुत तेज होता है लोगों में। उस तरह के किसी भी पेन को हम लोग सर्जरी के द्वारा ठीक करते हैं। नस की सर्जरी होती है, नर्व्स की सर्जरी होती है, उसके लिए अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग तरीके से हो रहा होता है और पेशेंट को बहुत पेन होता है। तो पेन किसी भी तरह का हो, चेहरे पे हो, माथे का हो, उसका ट्रीटमेंट करना पहला एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम होता है। इसके अलावा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इंक्लूड करता है ओरल सर्जरी भी, जैसे फंसा हुआ दांत हो, कुछ और जॉ में कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हो, ये माइनर ओरल सर्जरी भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के एम्बिट में आता है। इन सब के अलावा ऑफ कोर्स सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ, चाहे एक दांत का हो चाहे मल्टीपल दांत के हो, ये भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन के एम्बिट में आ रहा होता है। अभी एक दांत जो होता है वो हम लोग एक कन्वेंशनल मेथड, जिसमें कि नेचुरल दांत को घिस के और तब दांत दिया जाए, उससे अलग हो जाता है। इसमें हम लोग एक रूट अलग से दे रहे होते हैं और उस रूट पे हम लोग दांत देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि हम लोग नेचुरल दांत को नहीं छेड़ रहे होते हैं, दांत में एडिक्वेट मजबूती भी रहती है और उसका फंक्शन काफी अच्छा होता है, सफाई करने में बनती है। ये हम लोग एक दांत के साथ कर सकते हैं, ये हम लोग कुछ दांत जो साथ हो उसके साथ भी कर सकते हैं, और ये हम लोग सब दांत के साथ भी कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में हम लोग आपको उस तरह से दांत दे सकते हैं जो कि फिक्स्ड हो, तो आप लोग यूज कर सकें। क्योंकि हमारी स्पेशलिटी जो तो डेंटल साइड से आती है। वेल, अब हमारा मेन जो काम होता है एज ए मैक्सिलोफेशियल सर्जन, हम लोग उस पे आते हैं। दिस वाज अ वेरी स्मॉल ब्रीफिंग कि माइनर ओरल सर्जरी में क्या क्या होता है। पहला मेन काम हमारा होता है चोट चपेट को देखना। चोट चपेट जैसे कोई कट लग गया, हड्डी टूट गई चेहरे की, और ये इंक्लूड करता है ये छोटा सा कट, या इस तरह से पेशेंट का जब पूरा चेहरा टूट जाता है तब भी। इस सब की रिपेयर को हम लोग देखते हैं। इस छोटे से कट को इस तरह से रिपेयर करना कि बच्चे के कान में कोई निशान न रह जाए, ये भी देखना हमारा काम होता है। जैसे कि इस छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं, ये गिर गया था और एक नेल कटर से इसका कान पूरी तरह से कट गया था, दो टुकड़ों में चला गया था। लेकिन इसका रिपेयर इस तरह से हुआ है कि बीच का स्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा अभी, और जो कॉर्नर पे थोड़ा सा है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है, और धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहा है। ऐसे स्कार्स को भी खत्म करना हमारा काम होता है। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें चेहरा कई बार बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका होता है, और ऐसे एक्सीडेंट्स में प्लेटिंग वगैरह करके उसको ठीक करना, ये भी हमारा काम होता है। बुरे से बुरे हालत में हम लोग इन सब का इलाज करते हैं, और बेसिकली यही मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम हो रहा होता है। इसके अलावा हम लोग जॉइंट्स पे भी काम करते हैं। जॉइंट्स में अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे मुंह पूरा नहीं खुल रहा होता है, कई बार मुंह अटकता है, खोलने के बाद अटकता है, कान के पास दर्द हो रहा होता है। कान के पास जब दर्द हो रहा होता है तो ईएनटी और मैक्सिलोफेशियल को देखना पड़ता है कई बार कि दर्द कहाँ से है। बहुत बार ये जॉइंट से हो रहा होता है, बहुत बार ये ईयर पेन होता है। तो ये
हम लोग मिलके डायग्नोस करते हैं। अब इसमें आप जहाँ एनाटॉमी देख रहे होंगे, कई बार यहाँ पे कॉन्डाइल से, कई बार डिस्क से, कई बार आर्टिकुलर एमिनेंस से, इन सब के कारण पेन हो रहा हो सकता है, कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के अलावा जो मसल्स होते हैं, मसल्स की मूवमेंट होती है, वहां पे भी दिक्कत होती है। तो सब को मिला के ट्रीटमेंट करना, ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन के एम्बिट में आता है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक बहुत स्पेसिफिक जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें दो जॉइंट एक साथ काम कर रहे होते हैं, ये सिंगल नहीं काम करता है। तो वो दोनों जॉइंट बैलेंस्ड वे में काम कर रहे हो और एक स्मूथ फंक्शनिंग हो रही हो, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। और इसका इलाज जो होता है, ये नॉर्मल आर्थ्रोसेंटेसिस, मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी, इन सब के बाद सर्जरी और इवन टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट में जैसे हम लोग कॉन्डाइल को रिप्लेस कर देते हैं, जब डिस्क पार्ट रिप्लेस होता है और ऊपर जहाँ पे वो कॉन्डाइल फिट बैठेगा डायगमेटिक आर्च में, वो भी रिप्लेस होता है। तो दैट वे एक ज्वाइंट जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो गया और पेशेंट को खाने में भी तकलीफ हो रही हो, पेशेंट को बोलने में तकलीफ हो रही हो, वो भी पूरी तरह से हम लोग ठीक कर लेते हैं। ये बहुत सिमिलर है हिप या नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से, जहाँ पे एक आर्टिफिशियल जॉइंट उठा के लगा दिया जाता है, और ये जॉइंट जब लगता है तो उसके बाद पेशेंट जो है उसके मूवमेंट में काफी बैलेंस आ जाता है, खाने बनता है, मुंह छिटकता नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इससे दूर होती हैं। इन सब के अलावा ऑफ कोर्स हम लोग चेहरे की पैथोलॉजिकल सर्जरीज करते हैं। जैसे ये एक पेशेंट है, इसको अमीलोब्लास्टोमा हो गया था। अब अमीलोब्लास्टोमा एक लोकली एग्रेसिव ट्यूमर है। लोकली एग्रेसिव का मतलब हुआ कि ये फैलता तो नहीं है शरीर में, लेकिन अपने जगह पर बहुत तेजी से बढ़ता है, और क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कई बार गर्दन वगैरह पे भी दबाव काफी बढ़ जाता है, तो जानलेवा भी साबित होता है। इसकी सर्जरी जब हमने की तो आप दूसरे फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा मैंडिबल एक साइड का हमने निकाल दिया था। जो आप देख रहे हैं दांत, वहां से लेके जॉइंट तक वो पूरा एरिया निकाल दिया गया था, और इधर वो कॉन्डाइल का रेमिनेंट जो खराब कॉन्डाइल था वो आप देख रहे हैं। अब इस सर्जरी को इस तरह से करना हमारा काम होता है कि इस पे पेशेंट के दिखने में बहुत ज्यादा अंतर ना आ रहा हो, पेशेंट लमसम नॉर्मल दिखे, बहुत ज्यादा स्कार नहीं हो। और आप इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि इस पेशेंट को कोई खास स्कार नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, खाने पीने में बन रहा है। क्योंकि आप सर्जरी कर दिए और उसके बाद फिर पेशेंट जिंदगी और खा पी ना पाए, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये रिहैबिलिटेशन के साथ करना, ये भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम होता है। ट्यूमर्स के अलावा हम लोग इन्फेक्शंस भी देख रहे होते हैं, जो कि कहीं से भी ओरिजिनेट कर रहा हो सकता है। ये दांत से भी ओरिजिनेट कर रहा हो सकता है, कई बार पैरोटिड ग्लैंड से कर रहा होता है, थूक की ग्रंथियों से। अब थूक की ग्रंथियों के भी ट्यूमर्स या कोई भी बीमारी जैसे थूक कम आना, थूक ज्यादा आना, ये सब देखना भी हमारा काम हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के सिस्ट होते हैं, जैसा कि इस जॉ में आप देख रहे हैं कि एक सिस्ट है जो कि दांत को बहुत पीछे ठेल चुका है, आगे उसके आगे वाले दांत को बाएं साइड में सिस्ट है, और आगे वाले दांत को भी ठेलते जा रहा है। इस तरह के सिस्ट वगैरह जब होते हैं तो अंदर अंदर हड्डी को काफी खा के गला चुके होते हैं। इन सबको भी ऑपरेट हो रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक बीमारी है जो कि मुझे लगता है सबने देखी होगी, बिहार में स्पेशली काफी रैम्पेंट है, वो होता है मुंह छोटा हो जाना।
पान खैनी खाने के बाद मुंह में फाइब्रोसिस होने लगता है, मुंह में फाइबर्स बनने लगते हैं। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है। प्री कैंसरस कंडीशन का मतलब होता है कि अभी कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन इसमें अब कैंसर होने की संभावना नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो जाती है, और ऐसी स्थिति में मुंह काफी छोटा हो जाता है। तो बोला जाता है मुंह छोटा होने का मतलब हो गया मुंह कम खुल रहा होता है, इतना कम कि कई बार एक उंगली भी नहीं जा रही होती। तो यहाँ पे पेशेंट को समझा के और तंबाकू वगैरह की लत छुड़वा के और उसके बाद फिर ऑपरेट करके मुंह पूरा खोलना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मुंह पूरा खुलता नहीं है तो पेशेंट ना सफाई पूरे से रख पाता है, ना खा पी पाता है ठीक से, मुंह चला ही नहीं पाता है पूरे से। दोनों गाल जो होते हैं वो बहुत टाइट हो चुके होते हैं, तो वो बहुत कुछ कर नहीं पाता है। तो कई पेशेंट है कि मेरा मुंह छोटा हो गया है पान तंबाकू खाने से और मुंह खोलने में नहीं बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन सब चीज की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फिर कुछ सर्जरीज करते हैं। कई बार इसमें बाहर से भी सामान लेके डालना पड़ता है, एक्सरसाइजेस बतानी पड़ती हैं। कई बार हम लोग फ्लैप्स लेके उनसे इसको बनाते हैं और बना के फिर मुंह पूरा खोल देते हैं। इसके बाद भी लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि पान तंबाकू पेशेंट ना खा रहे हैं। इन सब के अलावा अगली चीज जो हम लोग देखते हैं वो होता है क्लेफ्ट लिप पैलेट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस डिसऑर्डर से के साथ पैदा पैदा होते हैं, जहाँ पे नाक या तालू में एक कट लगा हुआ रहता है। अब क्लेफ्ट लिप पैलेट और तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा होता है, लेकिन हाँ खाने पीने में तो बच्चे को दिक्कत हो जाती है, जो भी खाएगा वो नाक के तरफ से आने लगता है, और एक देखने में तो दिक्कत आती ही है। ये एक साइड का भी हो सकता है यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप, और दोनों साइड भी हो सकता है बायलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट। इसमें मल्टीपल सर्जरीज लगती हैं, कुछ भी नहीं तो 4 सर्जरी, एक 6 महीने पे, एक 1 साल पे, एक फिर 8 महीने पे, एक 16 साल पे, सॉरी एक 8 साल पे, एक 16 साल पे ये होता है। और इसके रिपेयर को भी हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। इस तरह के केसेस आते हैं और इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का मनोबल भी कई बार इससे गिर रहा होता है। इसके साथ साथ और ट्रीटमेंट इसमें जाता है, जब नेजल ट्वैंग वगैरह भी सही करना होता है। ऐसे पेशेंट्स को आदत होती है नाक से बोलने की, तो स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह भी इस पे एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच हम लोग यूज करते हैं, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह भी आते हैं और तो पेशेंट पे उस तरह का ध्यान दे पाते हैं सर्जरी पे। ये बेसिकली जॉ करेक्टिंग सर्जरीज होती है। कई बार बहुत लोगों का नीचे का जबड़ा आगे की तरफ निकला रहता है, या ऊपर का जबड़ा ही बहुत ज्यादा आगे की तरफ रहता है। अगर ये माइनर हो, कम हो, तो फिर तो क्लिप ट्रीटमेंट वगैरह जो होती है उससे भी करेक्शन हो जाता है। लेकिन कई बार बोनी प्रॉब्लम्स रहती हैं और बहुत ज्यादा रहती हैं। देखते कैसे हैं, तो साइड व्यू से हम लोग 3 पॉइंट, एक फोरहेड पे, एक नाक के नीचे और एक चिन पे मार्क करते हैं और उसको एक सीध में देखते हैं। अगर 2 डिग्री से कम हो रहा होता है, ये जो ब्लू और रेड लाइन का डिफरेंस है वो 2 mm से कम हो रहा होता है या ज्यादा हो रहा होता है, तो फिर करेक्शन की जरूरत होती है। 2 mm तक हम लोग लेके चलते हैं कि वो नॉर्मल है। तो ये एक्चुअली बहुत लोगों में देखा जाता है और बहुत लोग इसको देख के इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर इसमें अंतर बहुत अच्छा आता है। जैसे इस पेशेंट में आप देख रहे होंगे नीचे का जबड़ा काफी बाहर निकला हुआ है। बस उस जबड़े को सर्जिकली करेक्ट करके
इसका लुक काफी इम्प्रूव हो जाता है। एक एग्रेसिव लुक से एक कामिंग लुक आ जाता है। उसी तरह से कई बार होता है जब नीचे वाला जबड़ा छोटा होता है, उसको सही जगह पर करके पेशेंट लुक्स में काफी अंतर आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे वाला जबड़ा ही छोटा या बड़ा हो सकता है। ऊपर वाला जबड़ा कभी छोटा बड़ा हो जाते हैं, जिससे कि वो एनहांस हो जाता है। ये सब के सब मुंह के अंदर से की जाती है और इस तरह की जाती है कि स्कार ना दिखे। आप देख रहे होंगे किसी भी सर्जरी में बाहर से स्कार नहीं है, बाहर से कोई भी कट नहीं दिखता है। ये सारी की सारी सर्जरीज मुंह के अंदर से ही कट करके की जाती है। इसके अलावा हम लोग हेमीफेशियल माइक्रोजोमिया के पेशेंट्स भी देखते हैं, जिसमें चेहरा जो होता है वो टेढ़ा होता है। कई बार ये होता है क्योंकि कॉन्डाइल जो होता है वो अंडर डेवलप्ड होता है, एक साइड अंडर डेवलप हो रहा होता है। कई बार तो उधर जॉइंट बोन बनता ही नहीं है, जैसे कि तीसरे फिगर में। तो इसके लिए भी हम लोग सर्जरी करते हैं, जहां इसको समय के साथ सीधा किया जाता है। पहले तो डायरेक्ट सर्जरी भी होती थी, और अब डायरेक्ट के साथ साथ हम लोग डिस्ट्रैक्शन ओस्टियोजेनेसिस भी करते हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि हम लोग जब कट देते हैं और उसके बाद फिर हड्डी को ही बढ़ाने लगते हैं। इसका रिजल्ट जो होता है वो काफी अच्छा आ जाता है। अगेन आप देख रहे होंगे इस बच्चे का लेफ्ट साइड जो था वो टेढ़ा था, और उसको हम लोग सर्जिकली काफी कुछ सीधा करने में सफल रहे थे। अब सिर्फ इतना ही तो नहीं होता है इसमें, इसके साथ क्या होता है, करेक्शन कई बार आपको स्पेसिफिक जगह का चाहिए होता है, जैसे कि नाक का करेक्शन होता है। कई बार हम्प निकला रहता है, कई बार दबा हुआ होता है, पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा होता है, कई बार फैला हुआ होता है। किसी भी तरह का हो तो हम लोग राइनोप्लास्टी, ऑरिकुलोप्लास्टी, जीनियोप्लास्टी, मतलब कि नाक की सर्जरी, कान की सर्जरी, चिन की सर्जरी, ये करेक्शंस करके भी चेहरे को ठीक करते हैं। इसके अलावा राइनोप्लास्टी के अलावा जॉ लाइन करेक्शन भी कर रहे होते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में जॉ जो है वो काफी चौड़ा है, और उसको हम लोग करेक्ट करके एक फीमेल पर्सपेक्टिव से सॉफ्टर लुक दे रहे हैं। अगेन विदाउट स्कार्स, स्कार्स नहीं होना चाहिए। मैक्सिलोफेशियल का यही है कि स्कार्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनके लुक्स बहुत ही डैमेज्ड होते हैं। जैसे इस पेशेंट में मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, काफी ट्यूमर्स हैं, और इसका जो है करेक्शन करना था। एक कॉस्मेटिक करेक्शन इसमें पॉसिबल था, जिसमें हमने शेव एक्सीजन किया था, और ये शेव एक्सीजन करके इसको एक बेहतर लुक दिया गया है। अब ये बेहतर लुक और बेहतर मल्टीपल सर्जरी से होएगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और अभी पेशेंट ट्रीटमेंट में है। लेकिन आप ये देख सकते होंगे कि यहाँ पे ही करेक्शन जो है काफी ठीक हो गया है, और पेशेंट एक्चुअली उसकी शादी तय हो गई है। तो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। अब जेनेटिकली इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम थी, और जब ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसका करेक्शन 100% तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी हद तक करेक्शन हो जाता है। इन सब के अलावा माइनर स्कार्स, दाग धब्बे, ये सब भी हम लोग
करेक्ट कर रहे होते हैं। ये सब जैसे इस पेशेंट में मल्टीपल दाग आप देख रहे होंगे, और इन सब का भी करेक्शन विद सम टाइम हो जा रहा होता है। अब इस तरह के करेक्शन से पेशेंट में ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बेहतर हो जाता है। सारे के सारे दाग अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कम हो गए। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट को भी इंक्लूड करता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पेशेंट के बाल जो उड़े हुए होते हैं उसको हम लोग ट्रांसप्लांट से ठीक कर रहे होते हैं, और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा आ रहा होता है। So that was a brief about maxillofacial surgery. और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो हम उसको ले लेंगे। हाँ नहीं, हम एंगेज कर रहे हैं, और कोई क्वेश्चन उठ सकता है क्या? हम एक्चुअली जूम पे देख भी नहीं पा रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। हम लोग पर्टिकुलर केसेस डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक ब्रीफ था कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में होता क्या है। तो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी कुछ भी जो डिस्कस करना चाहें हम लोग फर्दर कर सकते हैं, मैं किसी भी टॉपिक पे जो भी चीज है। कहीं को कोई सवाल हो तो आप टाइप कीजिए या आप पूछ सकते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के विषय में। कोई सवाल है टाइप कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो कह रहे हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके विषय में ये इसका ट्रेनिंग कैसे होता है, इसका ट्रेनिंग इसका कहाँ पर सिखाया जाता है, और इसे कितना इसके साइड इफेक्ट्स कितने हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। जी सर, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो है ये डेंटिस्ट्री से आ रहा होता है। सो आपको पहले बीडीएस कंप्लीट करना पड़ता है, और बीडीएस करने के बाद आपको एमडीएस में मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एज स्पेशलाइजेशन लेना होता है। मैक्सिलोफेशियल सर्जरी एज स्पेशलाइजेशन उन्हीं कॉलेजेस को मिलता है जो कि मेडिकल कॉलेजेस से अटैच्ड हो रहे होते हैं। और जब ये ऐसे कॉलेजेस में जब आपका एडमिशन हो रहा होता है तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे बेसिक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह जैसे ऑन्कोलॉजी हो गई, या ऑर्थोग्नाटिक सर्जरी हो गई, या क्लेफ्ट लिप हो गई, इन सब के फेलोशिप्स भी हो रहे होते हैं, जिसमें आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी अगर आप सिर्फ वही करना चाहते हैं तो उसमें लग सकते हैं। उन जगहों पे रिसर्च भी हो रहा होता है, और पेशेंट का भी ट्रीटमेंट हो रहा होता है। एक क्वेश्चन आया है, हेयर ट्रांसप्लांट ओनली हेड हेयर और आईब्रोज बियर्ड? सर डॉक्टर हरि नारायण, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है सर वो सिर्फ हेड का नहीं होता है, आईब्रोज और बियर्ड का भी हो रहा होता है। जैसी भी जरूरत हो, कई बार बियर्ड ही लैग हो रहा होता है ड्यू टू बर्न्स या कोई और बीमारी के कारण, कई बार स्कार के कारण हो रहा होता है, तो वहां भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, और हेयर ट्रांसप्लांट से करेक्शन हो जाता है। कई बार ये स्कार छिपाने के काम में भी आता है, और आईब्रोज कई बार लोगों के जो नहीं बन रहे होते हैं, गिर जाते हैं, या धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं, लाइटर हो जाते हैं, उन केसेस में भी हेयर ट्रांसप्लांट होता है। सर अनवांटेड हेयर ग्रोथ ऑन फेस इन फीमेल के लिए एक्चुअली
क्या होता है कि ये हेयर रिमूवल का काम हो रहा होता है, या हेयर ट्रांसप्लांट रिमूवल की बात होगी। और हेयर रिमूवल फेस पर विथ लेजर सर्जरीज होते हैं, लेजर हेयर रिडक्शन वगैरह हो रहा होता है। और इसके साथ साथ सर हार्मोनल भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि ये फीमेल्स में अनयूजुअल है। तो होता है तो टेस्टोस्टेरोन कई बार हायर साइड में हो रहा होता है, पीसीओडी सिंड्रोम्स हो रहे होते हैं। इन सब को देखते हुए और इनको कंट्रोल करते हुए फिर हेयर ग्रोथ को देखना होता है। एक बार इन सबको कंट्रोल करके देख के फिर जब हम लोग आते हैं कि ठीक है अब चीजें कंट्रोल्ड है, तो लेजर हेयर रिमूवल हो रहा होता है और इससे हेयर ग्रोथ काफी कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखने के बराबर हो जाता है। जैसे मल्टीपल सेशंस आपको लेने होते हैं, और साल में 1.5 साल में आपको उसका एक रिपीट लेना पड़ रहा होता है। सिंगल सेटिंग वगैरह आपको लेना पड़ेगा उसके बाद। I hope I was able to answer your question. सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इससे रिलेटेड भी आप कुछ बताएं। किसके साइड इफेक्ट्स मैम? ये आपने जो सर्जरी का बताया। मैम मैंने आपको मल्टीपल सर्जरीज बताई हैं, जैसे कि ट्रॉमा मतलब कि एक्सीडेंटल केसेस वगैरह में हो गया। क्या रिलेटेड सर्जरी की बात पूछ रहे हैं? किस सर्जरी की बात कर रहे हैं? फेशियल सर्जरी जो आपने बताया, मैक्सिलरी सर्जरी के बारे में आपने बताया, तो फेशियल। हाँ हाँ, ये सारे मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज ही हैं जो एक्सीडेंट के कारण हो रहे होते हैं, जो ट्यूमर्स वगैरह हो रहा होता है, सब मैक्सिलोफेशियल है। आफ्टर सर्जरी इसके कोई साइड इफेक्ट्स है इसके बारे, इससे रिलेटेड आप बताएं। मैडम साइड इफेक्ट्स तो हो ही सकते हैं और बहुत तरह के हो सकते हैं। माइनर में आप समझ लीजिए कि नर्व इंजरीज हो गई, जिससे कि आपके फीलिंग्स कहीं कहीं पे खत्म हो जाते हैं। कई बार फेशियल नर्व डैमेज भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि अब आपको चोट कहाँ है या ट्यूमर कहाँ है, और हम लोग कितना उन जगहों पे नर्व्स वगैरह बचा सकते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि सारी बॉडी से नर्व्स तो धीरे धीरे ब्रेन तक ही आना है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। उन सबको बचाते हुए ही काम करना पड़ता है। अब इन सब के अलावा और अगर आप साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सीडेंटल केसेस और पैथोलॉजिकल केसेस, इन सब में तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स की बात होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट के लाइफ पे बात है, जान बचानी पहली प्रायोरिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक केसेस की बात कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स उन चीजों को इस तरह से डेवलप किया गया है, उनके कट्स और इंसिजन्स को, जिससे कि कम से कम प्रॉब्लम हो सके। कई बार फिलर्स वगैरह ये सब डालने के चक्कर में लोग थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, ओवरडू कर देते हैं। कई बार पेशेंट इंसिस्टेंस पे, कई बार एक्सपीरियंस की कमी से। लेकिन अगर उन सब का ख्याल रखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत 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 कम हो जाता है। और ज्यादातर कॉम्प्लिकेशन ओवरडूइंग से ही है। हाँ, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आफ्टर फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर रहा हूँ मैं सर। इसमें अब पहली चीज तो हो सकती है, पहला कॉम्प्लिकेशन तो यही हो सकता है कि करेक्शन हुआ ही नहीं। जो प्लान करके गए थे वो प्लान था ही नहीं। तो पहला तो यही हो सकता है, आपने सब चीज पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होते हैं, और उसमें यही इंक्लूड करता है कि एक नर्व होती है इंफ्राऑर्बिटल नर्व, और एक नर्व होती है मेंटल नर्व। मोस्टली इन्हीं सब के खिंचाने से कुछ टाइम के लिए न्यूरोप्रैक्सिया हो जाता है। न्यूरोप्रैक्सिया में क्या होता है कि फीलिंग कुछ दिन के लिए चली जाती है, बट मोस्टली ये 6 महीने में, साल भर में आ जाती है और सब चीज नॉर्मल हो जाता है। कई बार प्लान करेक्शन नहीं हो रहा होता है, फ्रैक्चर ऑफ बोन वहां हो जाता है, और केसेस जो है वो
वापस से आप ठीक से बैठा नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इनएक्सपीरियंस प्लानिंग उसमें ज्यादा हाथ रहता है उसका, rather than कि और कोई दिक्कत हो। क्योंकि इन सारी सर्जरीज इसी तरह से बनाया गया है कि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, आपको ना पता बाहर से चल रहा हो, ना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, और चीजें उसी तरह से डेवलप की गई हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हम लोग देखते हैं वो क्या बोलते हैं, वन इन मेनी वाली बात है। कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत 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 कम होते हैं, ज्यादातर गूगल पे होते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं या यही कंटिन्यू है एक जनरलाइज्ड में? मेडिकेशन का क्या रोल है सर्जरी के साथ? सर, मेडिकेशंस जो होते हैं वो हैंड टू हैंड जा रहे होते हैं। जैसे कि हम शुरू के कुछ स्लाइड्स में दिखाए थे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या हेडेक के केसेस में ज्यादातर मेडिसिन ही काम आ रहे होते हैं। अगर जैसे कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया या माइग्रेन का ही ले लेते हैं एग्जांपल, कई बार पेशेंट को वो मेडिसिन सूट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि पेशेंट को दिन भर चक्कर आएगा, दिन भर वो लेथार्जिक पड़ा होगा, वो हैबिचुएट नहीं कर पाती है बॉडी। अब इन दो केसेस पेशेंट जो है वो मेडिसिन तो ले रहा है, दर्द कम है, लेकिन दिन भर पड़ा हुआ है, एक नशा जैसा उसको लगता है। तो उन सब केसेस में हम लोग मेडिसिन स्टार्ट तो करते हैं, देखते हैं, अगर सूट नहीं कर रहा होता है तभी सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी की तरफ भी जाने से पहले उसमें जैसे माइग्रेन में तो इंजेक्टेबल्स चलते हैं, बोटॉक्स वगैरह का इंजेक्शन काफी हेल्पफुल रहता है। और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कई बार नर्व हम लोग को हटाना होता है, तो नर्व हटा देने पर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि वहां पे सेंसेशन खत्म हो जाएगी जिस नर्व में हमने सर्जरी की है। ट्राइजेमिनल नर्व मोस्टली सेंसरी नर्व है, जो कि चेहरे के अलग अलग हिस्सों को सप्लाई कर रही होती है। तो किसी भी जगह का नर्व ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के विषय में आप लोग चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब जी। न्यूरैल्जिया जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के विषय में जो चर्चा कर रहे थे, इस पर मैं देखता हूँ कि इस माइक्रो जो नर्व्स में जो पेन होते हैं, फेशियल नर्व्स में जो पेन होते हैं, न्यूरैल्जिक पेन, ये बड़ा खतरनाक होता है और इसमें बड़ा पेशेंट के लिए बहुत ही पेनफुल होता है। तो मैं जो एज ए होम्योपैथ, मैं इसमें देखा हूँ कि हम लोगों का होम्योपैथिक मेडिसिन इस नर्व्स डिजॉर्डर में काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे हम लोग के यहाँ कुछ मेडिसिन हैं, अगर आप उसको देखेंगे कि जैसे हाइपेरिकम है और कुछ नर्व्स रिलेटेड मेडिसिन जितने भी हैं, इसमें बहुत ही अच्छा रोल होता है। और ये सारे होम्योपैथी के साथ में अगर आपका ट्रीटमेंट ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए हमारा भी मेन जो मेडिकेशन ही होता है। सर्जरी काफी बाद में आती है, जब तक कि ये मेडिसिन जो है वो असर बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया कि वहां से उस पोर्शन से सेंसेशन ही खत्म कर देगा, वहां से वो नर्व ही हटा देना होता है। तो जब तक हमारे मेडिसिन भी कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके मेडिसिन भी एड अप होके अगर वहां पे बेहतर असर करते हैं, तो सर्जरी उस एरिया के हम भी अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। किसी का नर्व हटा देना बहुत सारा नुकसान दे रहा होता है। जैसे कि नर्व जब हट जाता है तो उस एरिया से पेशेंट का पेन सेंसेशन खत्म हो जाता है, और पेन सेंसेशन खत्म हो गया तो पेशेंट अब वहां पे कोई घाव हुआ, बर्न हुआ, किसी भी तरह का कुछ भी हुआ, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा। पेन एक्चुअली खराब चीज नहीं होती है, हमारे बॉडी में पेन बताता है कि हमें कहाँ किस चीज से बचना है। तो वहां से उस सेंसेशन को खत्म कर देना वो प्राइमरी मोटिव होता भी नहीं है हमारा। तो अगर हमारे मेडिसिन के साथ आपका मेडिसिन जो भी आप लोग दे रहे होते हैं, अगर वो वर्क करता है बेटर, तो बहुत अच्छी बात है।
मैंने बहुत सारे केसेस में देखा कि ये जो अनबियरेबल पेन होता है ये होम्योपैथी से बहुत ही अच्छा रिलीफ हो जाता है। और मेरे पास में कई केसेस ट्राइजेमिल के आए हैं जो कि इफेक्टिव होम्योपैथी का हुआ है, जहाँ किसी भी अलग दवा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बड़ा अच्छा है होम्योपैथी का अप्रोच। खास करके मैं कहूँगा कि कुछ होम्योपैथी में सर्जिकल डिजॉर्डर्स जिसको कहते हैं, जैसे आपने कहा, तो सर्जिकल डिजॉर्डर्स में तो आपका रोल बहुत बड़ा है, आपको होना ही चाहिए, आपको आपका जरूरत पड़ ही जाता है। लेकिन कुछ रोल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ की आपका ऑपरेशन नहीं काम करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कुछ वाट्स है फेस पर, तो चेहरे पर अगर आप तो सर्जरी से रिमूव करेंगे तो हम लोग जो है सो होम्योपैथिक दवा से वाट्स को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पर फेशियल कॉस्मेटिक होम्योपैथिक के रूप में इसका कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट भी हो जाता है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी का एक सवाल है शायद बीएन तिवारी जी का, धीरेन्द्रनाथ तिवारी जी का सवाल है, डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ तिवारी। An unbearable pain found always with loss of sensation in this. अच्छा सवाल इन्होंने किया है। अनबियरेबल पेन, जब पेन बर्दाश्त हो जाता है तो सेंसेशन कई तरीके से स्किन पर खत्म हो जाता है। तो इसमें साहब मैं ऐसे होम्योपैथ कहना चाहूँगा, यहाँ पर स्टडी का रोल नहीं करके यहाँ पर मेडिसिन का रोल ज्यादा होगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि प्रत्युष जी इस पर भी कुछ कमेंट करें। सर बहुत सही बात बोल रहे हैं आप, और दोनों केसेस में एक्चुअली आप सही बात बोल रहे हैं। पहले तो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया में हम बता ही चुके कि मेडिकेशन का रोल ही फर्स्ट देखना है। तो अगर होम्योपैथी मेडिसिन से वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो बात वहीं पर खत्म है, उसमें आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता होती भी नहीं है। अब मेडिसिन चाहे एलोपैथिक चले या होम्योपैथिक, पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो मतलब तो उससे है कि पेशेंट ठीक हो रहा है। सर्जरी तो उसमें हम लोग मजबूरी में कर रहे होते हैं, पेशेंट को अनबियरेबल पेन हो रहा होता है और वो पेन बर्दाश्त करना सच में पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, वार्ड्स के केस में आप बहुत सही है, और ये तो हम खुद से देखे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से वार्ड्स जो है वो खुद ब खुद गिर जाते हैं, और हम लोग उसको एक एक करके हटा रहे होते हैं तो वो रिकर करता ही करता है। तो दोनों का रोल अपनी अपनी जगह है। कई बार जो है वो हटाना भी पड़ रहा होता है, लेकिन हाँ, वार्ड्स जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपके काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, काफी हद तक हम तो खत्म होते देखे। मैं केस मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। एक सिस्ट का केस मैंने आपको दिखाया था और स्लाइड्स में, उसी तरह का एक केस मेरे पास और आया था करीब 5 साल पहले। वहां पे वैसा ही एक सिस्ट था। अब हमारे केस में हम लोग बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी में वो अमीलोब्लास्टोमा आया था। पेशेंट बायोप्सी करवा के मेरे पास से चला गया। मेरे पास उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन था कि हम जॉ ही रिमूव कर दें। गया और फिर 3 साल के बाद मेरे पास वापस आया। 3 साल के बाद जब आया तो क्लिनिक में घुसते घुसते हम उसको देख रहे थे कि कहीं पे कोई स्कार तो नहीं, स्कार दिखे, कुछ तो दिखे, मतलब एक रिकॉल होता है ना कि हाँ ये पेशेंट था उस समय का, कहीं कोई स्कार वगैरह नहीं दिख रहा था। और फिर पेशेंट से बात किए तो पता चला कि सर्जरी हुई नहीं। हम बोले ठीक है, तो फिर क्या किए, कैसा है वहां पे, क्या है? बताया कि वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट में गया था और उसके पास 3 साल का एक्सरे रिपोर्ट्स था, और हम एक्चुअली उस ट्यूमर को, जिसको हम लोकली एग्रेसिव अभी अभी डिफाइन किए हैं, उसको वहां पे श्रिंक होते देखे थे। वो 3 साल का रिपोर्ट में ट्यूमर श्रिंक होते गया है, और फिर जब हम उसको निकाले तब तक एक बड़ा ट्यूमर इतना सा हो चुका था। और हम उससे पूछे, भाई तुम ट्रीटमेंट कंटिन्यू क्यों नहीं किए वहां पे?
जहानाबाद में कहीं करवा रहा था ट्रीटमेंट। तो पूछे तुम वहां ट्रीटमेंट कंटिन्यू क्यों नहीं किए? तो बोला सर डॉक्टर साहब वहां से चले गए और अब हमको वहां का उनका नंबर वगैरह नहीं है, इसलिए कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो कई बार होम्योपैथी मेडिसिन से हम बहुत ज्यादा फायदा देखे हैं, लेकिन स्टिल हम अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो जानते हैं हम उसी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर हरिनारायण जी एक फोटो भेजे हैं स्ट्रैबिस्मस आइज का, इस पर कुछ ये कहना इनको चाहिए जवाब। सर स्ट्रैबिस्मस जो होता है वो होता है कि आइज एक लाइन में नहीं हो रहे होते हैं, और ये केस एक्चुअली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट देखते हैं, ये हमारे अंडर में नहीं आ रहा होता है। हैंगापन जिसको बोलते हैं, वही है। तो ये सर मेरे एम्बिट में नहीं आता है, इसलिए हम इससे ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करेंगे। डॉक्टर प्रेमनाथ तिवारी जी का अगला उन्होंने फीडबैक दिया है, फेमस फिंगर फॉरेन लाइट फ्रॉम फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी। सर यहाँ एक बात हम बोलेंगे, फेमस सिंगर फॉरेन डाइट, एक तो कोई भी सर्जरी अगर वो अंडर जीए है तो उसमें एक सर्टेन रिस्क होता है, लेकिन उससे ज्यादा रिस्क होता है अगर आप सर्जरीज जो करवाते हैं वो सर्जरीज किसी भी जगह पे करवा लेते हैं। जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के 2 केसेस मैं जानता हूँ, एक पटना में और एक चेन्नई में, काफी फेमस हुए थे, जिसमें पेशेंट मर गए। अब ये दोनों सर्जरीज सर एक्चुअली डॉक्टर्स ने नहीं किए थे और क्लिनिक्स में नहीं हुए थे, तो वो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल और प्रॉपर थिंग्स जब नहीं फॉलो हो रहा होता है तो कई तरह के रिएक्शंस वगैरह के चांसेस होते हैं, और उस तरह के रिएक्शन में फिर डेथ होना, ये सर्जरी पे ब्लेम करने से ज्यादा कहीं और पे ब्लेम होना ज्यादा ठीक होता है। एक सर्जरी पर्टिकुलरली उसी तरह से डिजाइन और डिफाइंड होती है जिसमें मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स हो चुके, बहुत तरीके से उस पर रिसर्च की जा चुकी है, तब जाके एक सर्जरी यूज हो रही होती है। सर्जरी कभी भी एक आदमी एक पे कर दिया और उस तरह से नहीं होती है। अगर कोई सर्जरी करवाई जाती है तो बहुत तरह से उसको देखा जाता है, जैसे किसी भी दवा को इंट्रोड्यूस करने से पहले बहुत बार टेस्टिंग होती है। तो सर्जरीज अपने में जानलेवा होती है ये बहुत कम होता है। हाँ, पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है, उसमें ध्यान बिना दिए किया हुआ हो सकता है, वो सारे एरर्स अपनी जगह हैं, लेकिन इसके लिए उस पर्टिकुलर सर्जरी को कुछ बोलना ये नहीं होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी डिजाइंड ही उसी तरह से है कि आपको लाइफ थ्रेटनिंग ना हो रहा हो। लाइफ थ्रेटनिंग करके फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करना ये कहीं से लॉजिकल भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने आपने बड़ा अच्छा कहा, ये सर्जरी से डेथ हो जाना या होम्योपैथिक दवा से डेथ हो जाना, ये भी ऐसा देखा गया है। हम होम्योपैथ चिकित्सक हैं तो हम लोग के साथ भी तो रोगी का कुछ होता ही है, मिस्टेक होता ही है। तो मेडिकल एक्सीडेंट तो एक नॉर्मल फिनोमिना है जो कि अक्सर हुआ करता है, लेकिन हाँ डॉक्टर कभी, जैसे चाहे सर्जन हो चाहे डॉक्टर हो, दोनों कोई कभी भी जानबूझ करके तो ये नहीं करते हैं। उसको तब तो कहेंगे कि वो अपना प्रोफेशनल उसका अलग हो गया, लेकिन जब प्रोफेशनल एटिकेट में अगर लोग हैं तो कुछ करते हैं, लेकिन तो सभी मेडिकल ट्रीटमेंट होम्योपैथी कराइए, एलोपैथी कराइए या सर्जरी कराइए, कहीं पर भी ये संभव है। और ये सभी जगह पर मैं तो देखा हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अक्सर इस तरह के डेथ हुआ करते हैं। और ये भी आपने सुना होगा कि एब्डोमिनल ऑपरेशन किया गया और पेट के अंदर में एक जो ये इंस्ट्रूमेंट के पेट के अंदर ही छूट गया। ये सब तो दुर्घटना जो है तो होना एक नेचुरल फिनोमिना के रूप में आता है। हाँ, ये है कि उसको रिपीट नहीं होता है, लोग उसे लेसन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, इसको है। हाँ, मेडिकल एथिक्स के अंदर में आप आएंगे
तो मेडिकल एथिक्स के अंदर में तो ये इसको यहाँ पर दिया गया है कि आप अपने जानते भर में इनको पेशेंट को बेस्ट किया, अगर ये प्रूफ हो जाता है तो मेडिकल एथिक्स में लोग बचते हैं। लेकिन अगर जान करके आपने ऐसा किया तो वह मेडिकल क्राइम कहलाता है। तो ये मेडिकल क्राइम और मेडिकल एथिक्स को दोनों को समझना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। असल में इसीलिए वह सिंगर रहा हो, इतना अच्छा बहुत बड़ा सिंगर है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह भी बड़ी बात है कि उसके जो सर्जरी हुए होंगे बहुत ही हाई टेक्निक से हुए होंगे, बहुत ही अच्छे फेमस सर्जन ने किया होगा, और उसके बाद भी हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े लोग भी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक होना कहीं भी ऐसा नहीं है कि छोटे, आपको बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में भी मिस्टेक होते रहते हैं, छोटे हॉस्पिटल में भी होते रहते हैं। ये तो सभी जगह देखने को मिलता है। और हम लोग अपने लाइफ में अपने पेशेंट के साथ में इस तरह के काफी दुर्घटना को हम लोगों ने भी देखा है। हम लोगों भी ने देखा है इस तरह के केसेस आया करते हैं। और कोई सवाल है किसी का? हम लोग के बाद में अभी 7 मिनट और है ना? 7 मिनट और है। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप बात भी कर सकते हैं। हम लोगों को इस विषय को लाना हम लोगों के लिए यह आवश्यक था कि रोल ऑफ सर्जरी और लिमिटेशन ऑफ सर्जरी हमारे इस होम्योपैथी में। तो हम लोग, मैं कहता हूं कि जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, कुछ सर्जरी का जो एस्पेक्ट है इन्होंने जो बताया है वो हम लोग के स्कोप के बाहर का भी है। और जिस स्कोप को, जैसे इन्होंने एक्सीडेंट का फेशियल सारा किया, रूट कैनाल की बात करते हैं, ये सब बहुत सारा चीज करते हैं। तो मैंने देखा है कि मैं खुद अपना रूट कैनाल कराया, मैंने कराना पड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जबकि अनबियरेबल स्टेजेस होते हैं, तो हमको सर्जरी का रोल लेकर के में जाना पड़ता है। ये इसलिए ये कहना कि हम लोग को होम्योपैथ हैं तो इसमें सर्जरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, या ये है तो हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हार्ड एंड फास्ट रूल मेडिसिन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है कि हम लोग इंटीग्रेटेड मेडिसिन को समझे, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का रोल को हम लोग समझे। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज आने वाले समय में इंटीग्रेशन का रोल बहुत ही बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप को कहेंगे कि हम लोग एकदम ये है तो नहीं हो सकता। डॉक्टर राम प्रवेश जी तो थैंक यू बोल रहे हैं, और मैक्सोफेशियल सर्जरी डायनेमिक लेक्चर फेशियल सिस्ट क्योर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेटमेंट, मेडिसिन स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट, है ना? होम्योपैथिक सिस्ट से भी, हाँ डॉक्टर राम प्रवेश जी आपने ठीक ही कहा है कि हम लोग भी सिस्ट को भी हम लोग क्या, हाँ सिस्ट को भी, फेशियल सिस्ट को भी हम लोग क्या रिमूव हुआ है, और मैंने भी देखा है कि ये रिमूव हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ सिस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि रिमूव नहीं हो सकते, जो इरिवर्सेबल चेंजेस जहाँ आ गया रोग में, जहाँ भी इरिवर्सेबल चेंजेस आ गया, तो इरिवर्सेबल चेंजेस को आ जाने पर हम लोगों को वहाँ पर सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। तो साइड बाय साइड हम लोग को इसका ध्यान में रखना चाहिए, एक दूसरे से कंसल्टेशन करते रहना चाहिए, और मैंने देखा है कि इसमें काफी हम लोगों को लाभ होता है। हम लोग एकदम ऑर्थोडॉक्स हो जाना कि नहीं, हमको होम्योपैथी से छोड़ करके एकदम इधर जाएंगे ही नहीं, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। आज के समय में हम लोग लाइफ स्टाइल्स और सारे चीज जो प्रॉब्लम है वो काफी ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, और ऐसे में अंडरस्टैंडिंग यही कहता है कि हम लोगों को इसके साथ में ध्यान रखना चाहिए। सभी का इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, और हर एक चीज का, हर एक सिस्टम का अपना अपना लिमिटेशंस भी है। इस इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस को समझते हुए हम लोग को ध्यान में रख करके ओपन माइंडेड होकर के हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए होम्योपैथी को एज ए होम्योपैथ प्रैक्टिशनर्स को। और किन्हीं को कुछ है? हैंड रेज है? नहीं, हैंड रेज तो नहीं है। प्रत्युष नहीं, आपका है, थैंक यू, आपने किया।
मैंने हैंड रेज डॉक्टर राम प्रवेश शर्मा। डॉक्टर राम प्रवेश जी, आपने हैंड रेज किया है तो आप बोलिए। जब बोलना रहता है तो आप बोलते नहीं है, जब नहीं रहता है तो आप बोलना चाहते हैं। आप बोलिए, हैंड रेज किए हैं तो। हेलो सर प्रणाम और बहुत बहुत बधाई हो आपके प्रति सुमन जी। बहुत अच्छा आपने बहुत बढ़िया दिए। तो कहेंगे कि जो है इसी तरह का सलाह है कि हम अपने साला का लड़के को दिए तो उनका शादी नहीं हो रहा था। बस केस नहीं था वहाँ था और उनको कहे कि बम्बे में जाके कराया तुरंत शादी हो गया। अभी पटना में सर्विस ही कर रहा है। नहीं, आपका जो क्षेत्र है बहुत बढ़िया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबका अपना अपना लिमिटेशन है, न्यूरोपैथी का भी अपना लिमिटेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, शादी की बात कर रहे हैं राम प्रवेश जी, शादी की बात कर रहे हैं। ये केस भी आपने बहुत अच्छा बताया और इसकी इस तरह का ऐसे में हम लोग को इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है और हमारे पास में मात्र दो मिनट बचे हैं। ठीक है सुमान जी, मैंने पर्सनली भी आपको देखा है। आपने काफी अच्छा आपका एक्सपीरियंस है। यंग एज में आपके जो सर्जरी के केसेस जो आपने दिखा रहे हैं उसको भी बहुत प्रत्यक्ष में देखा और वहाँ पर सक्सेसफुल रहा है। इसमें अच्छा आपका नाम है। भगवान आपको इसी तरह से और अच्छा आशीर्वाद देते हैं और आप इसी तरह से और आगे बढ़िए। ये हम लोगों का कामना होगा और इसके साथ हम लोग का ये सेशन समाप्त होता है। आपको यहाँ आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से कोई डिटेल्स में अगर कोई टॉपिक हो तो मुझसे बताए, हम लोग फिर इस पर आपको आमंत्रित करेंगे। आप यहाँ पर आइए। इसके साथ आज हमारा हिंदी सेशन अब समाप्त होता है और हम लोग अब अंग्रेजी सेशंस की ओर मूव करते हैं। और अंग्रेजी में आने के लिए आज हम लोग के साथ में जो होस्ट है वो डॉक्टर धनेश जी ज्वाइन कर चुके हैं। सो नाउ डॉक्टर धनेश, over to you for your English session. You can take over the charge now.